बताती हूँ। हेलो हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा कल का जो मैंने करवाया था। तो चलिए, जो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और सही टाइम पे मिला करे, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मैं थ्योरी करवा रही हूँ, इसके पहले जितने क्वेश्चन करवा दिए वो भी देख लेना, पीवाईक्यू करवाया वो भी देख लेनी है, और एनसीईआरटी के जितना करवाए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब जो है आप कर लेना, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी अगर करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और चार्ट बना लीजिएगा मेरे कहने से, क्योंकि जो ये मैं बता रही हूँ ये चार्ट में बनाना है आपको और लिखना भी है, क्योंकि ताकि आपको आसानी से याद हो सके और अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर इसमें से बनते हैं और मैंने करवाया भी है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को। तो चलिए, माँ सरस्वती का नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक हमारा टॉपिक आज का है नाड़ी की गति, मतलब शिशुओं में और बड़ों में कितनी होती है और कितनी हृदय धड़कती है, ये सारा है। तो ये बताना, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बनते हैं, हम मेन टॉपिक ही करवाएंगे आपको, कोई आलतू फालतू को नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लेके बैठिएगा। चलिए थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ इसको। यहाँ से हम पढ़ाते हैं, साधारण एक व्यक्ति की नाड़ी की 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ये तो सबको पता है कि साधारण व्यक्ति में 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। रोग की दशा में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रोग की दशा में नाड़ी की गति कितनी हो जाती है। रोग की दशा में, या आपको बुखार आ गया है, फीवर या कुछ भी है, या कोई बीमारी है, तो रोग की दशा में कितनी डिग्री ताप आपका बढ़ जाता है शरीर का, ये आता है, ठीक है। रोग की दशा में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर 10 बार नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 बार। ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है तो अगर 1 डिग्री ताप आपका बढ़ा, बीमारी की अवस्था में 1 डिग्री ताप बढ़ा, मान लो अगर 98 या 99 फ़ारेनहाइट हो गया, तो 10 बार नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। फिर चलिए हम ये बताते हैं आयु के अनुसार नाड़ी की गति, आयु के अनुसार कितनी होती है, सब में अलग अलग होती है, अलग अलग वायु के थोड़ा सा, बस इतना सही है। आयु के अनुसार नाड़ी की गति कितनी होती है, ये बताते हैं। आयु, एक तरफ आयु है, ये आप नोट कर लेना, एक तरफ आयु है और एक तरफ नाड़ी की गति है प्रति मिनट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है जानना। एक बार अभी मैंने करवाया था कि नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है, तो मैंने बताया था कि 120 से 150, तो इसमें 40 लिखा है, लेकिन 150 होगा तो वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। और ये ऑथेंटिक बुक है, कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है कि कोई उस तरह को उठा लिया है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करते चलना। नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है, 120 से 140 होती है, क्योंकि बड़ों से ज्यादा होती है उनकी नाड़ी की गति, ठीक है। 1 वर्ष के बच्चों की कितनी होती है, 110 से 120 बार धड़कती है, और 2 वर्ष के बच्चों के 100 से 115 बार, 3 वर्ष के 95 से 105 बार, ठीक है। 4 से 7 वर्ष के बच्चों में कितना होता है, 90 से 100 तक नाड़ी की गति होती है। फिर 8 से 14 वर्ष में 80 से 90 तक, साधारण स्त्री में 77 से 85 तक, और साधारण पुरुष में 72 से 80 तक, ठीक है। ये है। अब आगे का हम करवाते हैं। आगे का ये नोट डाउन करने लायक है, ये जरूर नोट डाउन कर लेना। मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति में तापमान, अगर तापमान सेंटीग्रेड में होगा तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमने जब करवाया था क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में, तो ये मैंने बताया था कि अगर सेंटीग्रेड में मापा जाता है तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मान लो ऑप्शन में आ गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है, कितनी सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो कितना, अगर उसमें फ़ारेनहाइट में नहीं दिया रहेगा तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। और अगर फ़ारेनहाइट में है तो ये आपको पता ही है कि 98.6 से 98.4 ऐसे है, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है, तो ये नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे को बताती हूँ मैं। सारे नोट डाउन करने वाले ही हैं, कोई ऐसे नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं, श्वास की गति जानने के लिए ध्यान देने योग्य बात। श्वास का क्रम गहरा या हल्का, हल्का लेना है तो उसकी गति कितनी होगी, श्वास लेते समय कष्ट की अनुभूति है या नहीं है। देखिए ये तो बताया गया है, मतलब कि कैसे आपको मापना है। फिर नाड़ी की गति तथा तापमान में संबंध है, ये देखते हैं। इन तीनों क्रियाओं का मनुष्य के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। श्वास व नाड़ी की गति में सामान्य स्थिति में 1:4 होता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, मैंने जहां जहां हाईलाइट कर रखा वो नोट डाउन करना है आपको। ऊपर बताया गया है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर नाड़ी की गति 10 बार बढ़ जाती है, ये मैंने भी बताया है आपको। श्वास की गति 2 से 3 बार बढ़ जाती है, मतलब अगर नाड़ी की गति बढ़ेगी तो हमारी श्वास की गति भी बढ़ जाती है, ठीक है। 2 से 3 बार बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति का तापमान, नाड़ी की गति, श्वास की गति अध्ययन करके उसके, अब ये हम बताते हैं इसके आगे का, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये अब ये आप चार्ट जरूर बना लेना। ये इधर एक तरफ है तापमान फ़ारेनहाइट में, एक तरफ है नाड़ी की गति, एक तरफ है श्वास की गति। देखिए श्वास की गति भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का श्वास की गति कितनी है, कितनी बार होती है, तो ये भी जानना जरूरी है। नाड़ी की गति तो आपको पता है 72 बार। तो 98 अगर डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर आपका तापमान, शरीर का तापमान अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो नाड़ी की गति होगी 67,
ठीक है, 67 गति होगा। ठीक है, श्वास की गति 17 बार वो व्यक्ति 1 मिनट में 17 बार श्वास लेगा। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मैंने पहले बताया ना, इसके पीछे 98.6 डिग्री या 98.4 डिग्री, दोनों सही है। तो औसतन कितना होता है? 72 बार। उसकी नाड़ी की गति जो धड़कती है वो 72 बार, और सांस कितना लेता है? 18 बार। 18 बार सांस लेगा। और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना लेगा? 77 इसका होगा नाड़ी की गति, और 19 बार सांस लेगा। ये सब नोट डाउन करना, ये आया हुआ है। ठीक है, 100 व्यक्ति नाड़ी की गति भी आई हुई है और श्वास की गति भी आई हुई है। तो 17 से 18 बार ये हमने बताया है और करवाया भी है क्वेश्चन में। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 87, और सांस कितनी बार लेता है? 21 बार। ठीक है, 21 बार। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे ये है, अगर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मान लो बुखार है, तापमान आपके शरीर का बढ़ा है, तो आपकी नाड़ी की गति कितनी होगी? 97 होगी। और सांस कितनी बार लेंगे? 23 बार लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में 23 बार सांस लेंगे। अगर 102 डिग्री है आपके तापमान शरीर का, तो 107 बार नाड़ी की गति होगी और 25 बार आप सांस लेंगे। अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है तापमान, तो 117 बार नाड़ी की गति होगी और 27 बार जो है सांस लेंगे। 104 डिग्री अगर आपके तापमान है, तो 127 जो है नाड़ी की गति होगी और 29 बार आप सांस लेंगे। 105 डिग्री अगर आपका तापमान है शरीर का, तो 137 बार नाड़ी की गति होगी और 31 बार आप सांस लेंगे। 106 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट आपके शरीर का तापमान है, तो 141 नाड़ी की गति होगी और 33 बार सांस लेंगे। वैसे तो इतना होता नहीं है, पर इसमें बताया गया है तो जानना जरूरी है कि हाँ कि नहीं, क्योंकि कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है जब बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ गया, या कहते नहीं किसी को बुखार चढ़ गया तो इतनी डिग्री है, तो उसमें जानना जरूरी है कि कितना नाड़ी की गति होती है और कितनी बार इंसान जो है सांस लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आयु के अनुसार श्वास की गति। अब ये आयु के अनुसार देखते हैं। अभी इसके पहले भी मैंने आयु के अनुसार बताया था, उसमें शिशु का था और शिशु से लेके मतलब 7 वर्ष तक के बच्चों का था, और वयस्क स्त्री पुरुष का। अभी उसमें नाड़ी की गति थी, अब इसमें जो है श्वास की गति है। ठीक है, इसके पहले तो ये देखते हैं हम। 0 से 2 वर्ष तक की कितना होता है? श्वास की गति 35 होती है। और 3 से 6 वर्ष तक के अगर बालक है, तो कितना होगा उसकी श्वास की गति प्रति मिनट? 1 मिनट में 34 बार सांस लेगा। ठीक है, अगर 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा है तो 20 बार सांस लेगा। अगर 13 से 15 वर्ष तक का बालक है तो 18 बार सांस लेगा। क्योंकि देखो 15 वर्ष का बच्चा एक उसमें टीन एज हो ही जाती है बच्चों की एज, तो उसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के ही आसपास उसकी गति होगी। ठीक है, वयस्क पुरुष का 16 से 18 बार। ठीक है, अभी 17-18 था, मैंने बताया ही था। 16 से 18 बार मतलब 16 कह लो, 17 कह लो, 17 से 18 आ जाए वो भी सही है, 16 से 18 आ जाए वो भी सही है, 18 तो होता ही है। 18 बार एक स्वस्थ जो है पुरुष जो है उसकी श्वास की गति 16 से 18 बार होती है प्रति मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, और स्त्री की कितनी होती है? 16 से 20 बार। इसमें दोनों में जितने हाईलाइट हैं ये आपको लिखना है, ये जरूरी है। ठीक है, कितना होता है स्त्री की? 16 से 20 बार। ये कभी कभी क्या है ना कि स्त्री पुरुष दे देता है तो जानना जरूरी है। अगर मान लो नहीं देता वयस्क के एक सामान्य व्यक्ति, तो 16 से 18, अगर उसमें 16 से 18 है तो 16 से 18 पे जाएंगे, अगर नहीं है 16 से 18 तो फिर 20 पे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जब पानी के डूबने पर हम कृत्रिम सांस कैसे लेते हैं? ये जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। इसमें से कृत्रिम सांस लेने की कितनी विधियां हैं? ठीक है, तो ये हम बता देते हैं, क्योंकि कृत्रिम सांस जो ली जाती है किसी विशेष परिस्थिति में कैसे कैसे ली जाती है। तो कृत्रिम सांस क्रिया में स्वच्छ स्थल पर दबाव डाला जाता है, प्रमुख शक्ति लगानी पड़ती है। कृत्रिम सांस लेने की 3 विधियां, मुख्य कितनी विधियां हैं? कृत्रिम सांस जो है लेने की मुख्य कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? सिल्वेल्टर विधि, शेफर विधि और लाबोर्ड विधि। ये 3 विधियां मुख्य है और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने अभी करवाया भी था जस्ट इसके पहले, तो मुझे लगा कि इसको आपको चित्र द्वारा समझाना बहुत जरूरी है, चित्र के माध्यम से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिल्वेल्टर विधि हम समझते हैं। सिल्वेल्टर विधि क्या होता है, कैसे सांस लेते हैं ये बताना है, कैसे व्यक्ति को मतलब सांस दी जाती है, कृत्रिम सांस दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले वक्ष स्थल के ऊपर से सब वस्त्र उतार दिए जाते हैं। मैंने बताया था ना, इसको समझाया भी था, जिससे गर्दन और वक्ष स्थल पर कोई दबाव नहीं रहना चाहिए। रोगी सीधा चिट लिटा देते हैं, रोगी को सीधा एकदम लिटा दिया जाता है, और कंधे के नीचे तकिया या कोई वस्त्र रख दिया जाता है, मतलब उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है कंधे के नीचे, मतलब सिर क्या कंधे के नीचे, ताकि उसको लगे ना। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा रोगों के सिर के पीछे रोगी की और मुंह करके घुटने के सहारे बैठ जाता है। अभी मैं इसका चित्र दिखा के आपको समझा देती हूँ। यदि कोई सहायता हो तो रोगी के कमर के पास एक बगल में बैठना चाहिए, मतलब 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक उसके जो है सामने जो उसकी तरफ मुंह करके घुटने के बल बैठ जाए, और एक पीछे की तरफ, ठीक है, बगल में बैठ जाए। उसके बाद रोगी की जीभ बाहर निकालकर मुंह की सफाई कर लेनी चाहिए। सहायक रुमाल अथवा किसी स्वच्छ कपड़े से कि जीभ को बाहर की ओर पकड़े रहना चाहिए। कपड़े से पकड़ने में जीभ के छूटकर अंदर जाने की संभावना नहीं रहती, मतलब अगर हम कपड़े से हाथ से पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जीभ सरक जाती है, अगर हम कपड़े से पकड़ते हैं तो जीभ अंदर की ओर नहीं जाती है। ठीक है, अब चलिए हम इसको बता देते हैं चित्र द्वारा। ये चित्र है, चित्र के माध्यम से इसमें ऐसे बताया गया है। देखिए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति जो घुटने के बल बैठा है, घुटने के बल बैठा है, ये हाथ, ये इसके जीभ को जो है कपड़े से पकड़ रहा है, ये आगे से ये पकड़ रहा है, और जो ये बगल में बैठा है ये पीछे की ओर बैठा है, ये घुटने के बल बैठ के इसके हाथ को वक्ष स्थल मतलब की छाती पे इसके हाथ को, कुन्नी को, दोनों कुन्नियों को जो है हाथ पे
करके ऐसे जैसे हाथ फालती मार के बैठते हैं पैर को, वैसे हाथ को कर लिया, तो हाथ को करके इसके वक्ष स्थल पे सीधा रख दिया। अब इसके देखिए ये यहाँ पे कपड़ा या तकिया रखा हुआ है, ठीक, तकिया रखा हुआ ताकि लगे ना, इसके ऊपर यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है, ये ऐसे प्रेस कर रहा है, ये जो इंसान है ये जो है प्रेस कर रहा है इसके, तो इससे प्रेस करेगा और ये जीभ निकालेगा बाहर। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे सांस जो है, जब फेफड़ा खुलता है तो धीरे धीरे सांस जो है निकलने लगती है, ठीक है, आने लगती है। ये इसी में का है, ये देखिए ये भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। ये तो चलिए आगे हम इसके समझाते हैं। ये सिल्वेटर विधि, सिल्वेटर विधि आप समझ गए होंगे कि सिल्वेटर विधि को कृत्रिम सांस कैसे दिया जाता है। सिल्वेटर विधि को कृत्रिम सांस वक्ष स्थल पे उसके पुश किया जाता है। एक व्यक्ति इसके जो है जो कोहनी को, दोनों कोहनियों को वक्ष स्थल पर रख के पुश करते हैं, और एक व्यक्ति जो है जीभ को कपड़े से पकड़ लेते हैं, और इसके नीचे जो है घुटनों के नीचे, सॉरी घुटनों नहीं, इसके मतलब कंधों के नीचे तकिया रख दिया जाता है, तकिया रख के ताकि उसको लगे ना, फिर उसको प्रेस किया जाता है ताकि उसको कृत्रिम सांस आने लगे, ठीक है। ये होती है सिल्वेटर विधि, ये है सिल्वेटर विधि। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम बताते हैं आगे की सिल्वेटर विधि। प्राथमिक चिकित्सक स्वयं रोगी के हाथों को कोहनियों से कुछ नीचे, देखिए मैंने जो बताया भी वही है, कलाई की ओर पकड़कर इस प्रकार अपनी ओर खींचता है कि उसकी कोहनियां उसके सिर के पीछे पृथ्वी से छू जाएं, मतलब उसकी कोहनियां जो है जमीन से छू जाएं, ऐसे करके एकदम फालती तरह मैंने बताया जैसे अभी। ऐसा करने से फेफड़े फैलते हैं, मैंने कहा नहीं कि फेफड़े फैलते हैं, वायु उसमें प्रवेश कर जाती है, फेफड़े फैलेंगे तो जाहिर सी बात है वायु अंदर की ओर जाएगी। अब रोगी के बाहुओं को ऊपर उठाकर कोहनी पर मोड़कर सामने की ओर वक्ष स्थल पर लगाकर दबाएं, मतलब कि पहले हाथ को ऊपर करते हैं, उसको सीधा कर देते हैं चिटलिटा के, फिर उसके बाद जो है साफ करके उसके कपड़े उपड़े उतार के फिर उसके जो है वक्ष स्थल पे हाथ मोड़ के प्रेस करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से फेफड़े पर दबाव पड़ता है और उसकी हवा बाहर निकल जाती है, हवा बाहर निकलती है और अंदर भी जाती है, ठीक है। उक्त विधि से 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस दिलाई जाती है। मतलब ये नोट डाउन कर लेना कि इसे जो सिल्वेटर विधि है, सिल्वेटर विधि में जो कृत्रिम सांस दी जाती है वो कितनी बार दी जाती है, 14 से 15 बार सांस दिलाई जाती है, ठीक है, दिलाई जाती है। सूंघने की कोई दवा सुंघाने से भी सांस लेने में सहायता मिलती है। वक्ष स्थल पर भीगे तौलिए, ये भी एक पॉइंट नोट करने लायक है, भीगे तौलिए से मारने से भी लाभ मिलता है। डूबने के कारण घटित हुई घटनाओं में सांस दिलाने के लिए यह विधि विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। देखिए ये आया था कि पानी में डूबने पे व्यक्ति को कृत्रिम सांस कैसे दी जाती है, तभी मैंने समझा था कि सिल्वेटर विधि, सेफर विधि और लैबॉर्ड विधि, तीनों विधियां थी उसमें, ठीक है। तो ये एक विशेष सिद्ध होती है, ठीक है, जो सिल्वेटर विधि। अब सेफर विधि हम देखते हैं। तो सेफर विधि मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि सेफर विधि और लैबॉर्ड विधि ये दोनों काफ़ी बड़े हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसके आगे का मैं कल करवाऊंगी। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। माइक भी थोड़ा बैटरी ख़त्म हो गई है तो वॉइस सही से नहीं आ रही है, तो हम इसके आगे का कल करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।